गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लास्ट क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था एडवर्ब, जिसे हम हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। उसी टॉपिक में आज हम कुछ और पॉइंट्स पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात आज हम देखेंगे टू का यूज। टू क्या है? टू एक एडवर्ब है और इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है आवश्यकता से अधिक। टू का मीनिंग क्या होता है? आवश्यकता से अधिक। तो टू का यूज आवश्यकता से अधिक के अर्थ में किया जाता है। कहां किया जाता है? बैड क्वालिटीज, बुरे गुण को बताने वाले एडजेक्टिव के पहले टू का यूज आवश्यकता से अधिक के अर्थ में किया जाता है। तो इसको नोट कीजिए, टू का यूज आवश्यकता से अधिक के अर्थ में बैड क्वालिटी, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे बुरा गुण, को बताने वाले एडजेक्टिव के पहले किया जाता है। जैसा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एडवर्ब वह शब्द है जो क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण के लिए यूज किया जाता है। यानी एडजेक्टिव वह शब्द है जो वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब के लिए यूज किया जाता है। तो एडजेक्टिव के पहले हम किसका यूज कर रहे हैं? टू का। किस अर्थ में? आवश्यकता से अधिक के अर्थ में। किस क्वालिटी को बताने के लिए? बैड क्वालिटी को बताने वाले एडजेक्टिव से पहले। जैसे एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे हम कहते हैं ही इज टू डल। अब डल क्या है बेटा? डल जो है वो बैड क्वालिटी है और डल क्या है? एडजेक्टिव है। तो डल वो एडजेक्टिव है जो किसी बैड क्वालिटी को बता रहा है और इसके पहले हमने क्या यूज किया? टू। टू का मीनिंग क्या होता है? आवश्यकता से अधिक। तो डल बैड क्वालिटी को बताने वाला एडजेक्टिव है और अगर वह आवश्यकता से अधिक के अर्थ में मुझे इसके लिए कुछ यूज करना है तो मैं क्या यूज करूंगा? टू। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं, द फिल्म वॉज टू हॉरिबल। द फिल्म वॉज टू हॉरिबल। अब यहां पर हॉरिबल क्या है? हॉरिबल एडजेक्टिव है। किस क्वालिटी को बताता है? बैड क्वालिटी को बताता है। और यदि मुझे आवश्यकता से अधिक के अर्थ में किसी एडवर्ब का यूज करना है तो मैं क्या यूज करूंगा? टू यूज करूंगा। हॉरिबल का मतलब क्या होता है? डरावना। और टू हॉरिबल का मीनिंग क्या हो गया? बहुत अधिक डरावना। तो टू का यूज आवश्यकता से अधिक के अर्थ में बैड क्वालिटी वाले एडजेक्टिव के पहले किया जाता है। अब आपके दिमाग में ये बात आएगी कि सर फिर गुड क्वालिटी को बताने वाले एडजेक्टिव के पहले क्या यूज करते हैं? तो बेटा उसको अब हम समझेंगे। गुड क्वालिटी को बताने वाले एडजेक्टिव के लिए हम वेरी का यूज करते हैं। इसको नोट करिए, फिर हम वेरी की बात करते हैं। हो गया? चलो अब देखो, तो वेरी का मीनिंग भी क्या होता है? आवश्यकता से अधिक या बहुत। तो वेरी का यूज बहुत के अर्थ में गुड क्वालिटी को बताने वाले, गुड क्वालिटी का मतलब क्या हो गया बेटा? अच्छा गुण। गुड क्वालिटी को बताने वाले एडजेक्टिव के पहले किया जाता है।
तो टू का यूज वेरी का यूज बहुत के अर्थ में गुड क्वालिटी को बताने वाले एडजेक्टिव के यूज में एडजेक्टिव के पहले किया जाता है। जैसे देखो एक सेंटेंस है, ही इज वेरी हेल्दी। अब देखिए बेटा यहां पर हेल्दी क्या है, एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव किस क्वालिटी को बता रहा है, गुड क्वालिटी को बता रहा है या बैड क्वालिटी को बता रहा है, वेरी गुड, गुड क्वालिटी को बता रहा है। और गुड क्वालिटी को बताने वाले एडजेक्टिव से पहले बहुत के लिए हम क्या यूज करेंगे, वेरी का यूज करेंगे। तो यहां पर वेरी क्या है बेटा, एडवर्ब है, क्योंकि किसके लिए यूज हो रहा है, हेल्दी के लिए यूज हो रहा है। हेल्दी क्या है, एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, जो गुड क्वालिटी को बता रहा है। तो गुड क्वालिटी को बताने वाले एडजेक्टिव से पहले बहुत या आवश्यकता से अधिक के अर्थ में हम जिस एडवर्ब को यूज करते हैं वो एडवर्ब हमारा कौन सा है बेटा, वेरी है। एक एग्जांपल और देखो, जैसे एक सेंटेंस है बेटा, शी इज वेरी हैप्पी। शी इज वेरी हैप्पी। अब यहां पर जो हैप्पी है वो क्या है बेटा, एडजेक्टिव है, और ये हैप्पी किस क्वालिटी को बता रहा है, गुड क्वालिटी को बता रहा है या बैड क्वालिटी को बता रहा है, वेरी गुड, ये गुड क्वालिटी को बता रहा है। और गुड क्वालिटी को बताने वाले एडजेक्टिव से पहले हम बहुत के अर्थ में किस एडवर्ब को यूज करते हैं, वेरी को यूज करते हैं। इसलिए हमने यहां पर क्या यूज किया है बेटा, वेरी यूज किया है। तो गुड क्वालिटी को बताने वाले एडजेक्टिव से पहले हम बहुत के अर्थ में वेरी को यूज करते हैं, और बैड क्वालिटी को बताने वाले एडजेक्टिव से पहले हम बहुत के अर्थ में टू को यूज करते हैं। ये बात सबको समझ में आ गई, वेरी गुड, इसे नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए। अब कुछ बच्चों के मन में प्रश्न आ रहा है कि गुरुजी पेपर में, बेटा जो पेपर में आता है अब उसकी मैं बात करता हूं, क्योंकि अगर ये बेस आपको ना बताता तो पेपर वाला प्रश्न आपको थोड़ा समझने में परेशानी आती। देखिए बेटा आपकी परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए बेटा यदि किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरह से दिया है बेटा, सबसे पहले आपको सेंटेंस में दिया है बेटा सब्जेक्ट, उसके बाद आपको दिया है बेटा वर्ब, वर्ब के बाद आपको दिया है टू, उसके बाद यहां पर आपको दिया है कोई एडजेक्टिव, और उसके बाद यहां पर आपको दिया है दोबारा से टू, और उसके बाद आपको दी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कई बार क्या होता है बेटा, किसी सेंटेंस की संरचना कुछ इस तरह से होती है कि पहले आपको सब्जेक्ट दिया है, उसके बाद वर्ब दिया है, उसके बाद टू एडवर्ब दिया है, फिर एडजेक्टिव दिया है, और उसके बाद टू दिया है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है। यदि सेंटेंस में एडजेक्टिव के बाद, ध्यान से सुनना बेटा, यदि सेंटेंस में एडजेक्टिव के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है तो एडजेक्टिव से पहले हम किस एडवर्ब को यूज करेंगे, बहुत के अर्थ में हमेशा टू को यूज करेंगे। अब यहां पर जो एडजेक्टिव है ये गुड क्वालिटी को बताने वाला भी हो सकता है और बैड क्वालिटी को बताने वाला भी हो सकता है। पहले मैंने क्या बताया था, ध्यान से सुनो, सिंपल सेंटेंस दिया है, बोथ के अर्थ में गुड क्वालिटी को बताने वाले एडजेक्टिव से पहले हम वेरी लगाते हैं, बहुत के अर्थ में बैड क्वालिटी को बताने वाले एडजेक्टिव से पहले हम टू लगाते हैं। लेकिन यदि सेंटेंस की संरचना कुछ इस प्रकार है, यदि सेंटेंस में मुझे टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है और उससे पहले एडजेक्टिव दिया है, इस एडजेक्टिव से पहले मैं बहुत के अर्थ में हमेशा किस एडवर्ब को यूज करूंगा, टू को यूज करूंगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये क्वेश्चन आपके पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है। अब क्यों पूछा जाता है इसको भी समझ लो बेटा, क्योंकि बच्चे के दिमाग में क्या बात होती है, बच्चे के दिमाग में ये बात होती है कि बैड क्वालिटी वाले एडजेक्टिव से पहले टू लगता है, गुड क्वालिटी वाले एडजेक्टिव से पहले वेरी लगता है। अब यहां पर क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है कि यहां पर आपको गुड क्वालिटी वाला एडजेक्टिव दिया होगा, लेकिन उसके बाद आपको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी, तो उससे पहले फिर हम कौन से एडवर्ब को यूज करेंगे, टू को यूज करेंगे। ये बेटा इस नियम का अपवाद है, और अपवाद आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आपको बेटा पहली दो बातें इसलिए बताई गई हैं ताकि आपके दिमाग में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो, तो इसको नोट करियो बेटा।
कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की संरचना वाले सेंटेंस में टू के बाद गुड की संरचना वाले सेंटेंस में टू के बाद गुड या बैड क्वालिटी को बताने वाले एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की संरचना वाले सेंटेंस में टू के बाद गुड या बैड क्वालिटी को बताने वाले एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। ये एडजेक्टिव बेटा गुड क्वालिटी का भी हो सकता है और बैड क्वालिटी का भी हो सकता है। और इससे पहले बहुत के अर्थ में हम जिस एडवर्ब को यूज करेंगे वो कौन सी होगी बेटा? टू। लेकिन ध्यान रखना ये नियम सिर्फ इस तरह की संरचना वाले सेंटेंस पर ही लागू होगा, अदरवाइज ये नियम लागू नहीं होगा। जैसे देखो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा ऐसे, द न्यूज वॉज वेरी गुड टू बी ट्रू। द न्यूज वॉज वेरी गुड टू बी ट्रू। अब देखिए बेटा यहां पर आपको क्या दिया है? टू दिया है, उसके बाद आपको बी फर्स्ट फॉर्म दी है, गुड एडजेक्टिव दिया है। अब बहुत के अर्थ में लेकिन इन्होंने किस एडवर्ब को यूज किया है? वेरी को। होनी कौन सी एडवर्ब चाहिए थी बेटा? टू होनी चाहिए थी। तो किस पार्ट में एरर है? बी वाले पार्ट में एरर है। जो नए बच्चे हैं उनको मैं बता देता हूं, आपके एग्जाम में एक सेंटेंस दिया जाता है जिसके 4 हिस्से होते हैं और जिस पार्ट में एरर होती है वही पार्ट आंसर होता है। आपके एग्जाम में एक सेंटेंस के 4 हिस्से दिए जाते हैं और आपसे ये पूछा जाता है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। जिस पार्ट में एरर होती है वही आंसर होता है। तो इस सेंटेंस में ए बी सी आपको 3 हिस्से दिए हैं और यदि किसी पार्ट में एरर नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो ए बी सी डी आपको 4 हिस्से दिए हैं। अगर सी तक जो आपको सेंटेंस दिया है वो पूरा ठीक है तो आंसर डी होगा। अदरवाइज अगर सी में एरर है तो आंसर सी होगा, बी में एरर है तो बी होगा, ए में एरर है तो ए होगा। अब बेटा किस पार्ट में एरर है? बी वाले पार्ट में एरर है। और क्या एरर है बेटा? कि एडजेक्टिव के बाद आपको टू दिया है, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म दी है, लेकिन बहुत के अर्थ में क्या यूज किया इन्होंने? वेरी यूज किया है। और बहुत के अर्थ में यहाँ पे क्या यूज होना चाहिए था? टू यूज होना चाहिए था, क्योंकि नियम क्या है कि एडजेक्टिव के बाद टू दिया हो और फर्स्ट फॉर्म दी हो तो उस एडजेक्टिव से पहले बोथ के अर्थ में जिस एडवर्ब को यूज किया जाता है वो टू होती है। सभी को क्लियर हो गया? एक सेंटेंस और देखो, इसमें आप बताना क्या गलती है। ही वॉज वेरी वीक टू वॉक। ही वॉज वेरी वीक टू वॉक। बताइए बेटा किस पार्ट में एरर है? वेरी गुड। किस पार्ट में एरर है बेटा? बी वाले पार्ट में एरर है। यहां पर वीक क्या है? एडजेक्टिव है। उसके बाद आपको टू दिया है, वॉक फर्स्ट फॉर्म दी है, तो बहुत के अर्थ में हम वेरी के स्थान पे क्या लगाएंगे बेटा? टू लगाएंगे। वेरी गुड, आपका आंसर ठीक है। एक सेंटेंस और देखिए, ही इज वेरी बिहाइंड टू रीड स्मॉल प्रिंट। ही इज वेरी बिहाइंड टू रीड स्मॉल प्रिंट। बताइए बेटा किस पार्ट में एरर है?
वेरी गुड, बी वाले पार्ट में एरर है, क्योंकि ब्लाइंड क्या है, एडजेक्टिव है। इसके बाद आपको दिया है टू, रीड फर्स्ट फॉर्म है, तो एडजेक्टिव प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म अगर दिया है तो उसके पहले जो बहुत के अर्थ में एडवर्ब यूज होता है वो कौन सा होता है, टू होता है। तो यहाँ पे वेरी के स्थान पे क्या यूज हो जाएगा बेटा, टू यूज हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, इसे नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए आगे देखिए। अगला पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट है बेटा आपका इन्वर्जन ऑफ वर्ब का। देखो बेटा, इन्वर्जन ऑफ वर्ब क्या होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछा जाता है और ये बहुत ईजी है, इसमें कुछ नहीं है। देखो बेटा, इन्वर्जन ऑफ वर्ब का मतलब होता है कि यदि सेंटेंस में वर्ब से यदि सेंटेंस में आपके सब्जेक्ट के पहले वर्ब का यूज किया जाए और उसके बाद भी सेंटेंस एफर्मेटिव रहे तो इसे बोला जाता है इन्वर्जन ऑफ वर्ब। क्योंकि बेटा अमूमन हमने क्या पढ़ा है, अमूमन हमने ये पढ़ा है कि यदि सब्जेक्ट से पहले वर्ब यूज हो जाए तो वह सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है, लेकिन इन्वर्जन ऑफ वर्ब में ऐसा नहीं होता। इन्वर्जन ऑफ वर्ब में क्या होता है कि यदि सब्जेक्ट से पहले वर्ब यूज हो जाए उसके बाद भी सेंटेंस एफर्मेटिव रहता है, सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं बनता, इसी को बोला जाता है बेटा इन्वर्जन ऑफ वर्ब। जैसे इसको लिखियो, क्या होता है कि जिस सेंटेंस में वर्ब का यूज सब्जेक्ट से पहले किया जाता है, जिस सेंटेंस में वर्ब का यूज सब्जेक्ट से पहले किया जाता है और सेंटेंस एफर्मेटिव बना रहता है, इसे इन्वर्जन ऑफ वर्ब कहा जाता है। जिस सेंटेंस में वर्ब का यूज सब्जेक्ट से पहले किया जाता है और सेंटेंस एफर्मेटिव बना रहता है, इसे बेटा इन्वर्जन ऑफ वर्ब कहा जाता है। सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं बनता, इसी को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, इन्वर्जन ऑफ वर्ब बोलते हैं। अब एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछा जाता है इसको समझो, तो इसमें एक पॉइंट नोट करो, नो सूनर से शुरू होने वाले सेंटेंस में इन्वर्जन ऑफ वर्ब का यूज किया जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि यदि सेंटेंस की शुरुआत नो सूनर से होती है तो नो सूनर के बाद क्या आएगा, पहले वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और सेंटेंस कैसा बना रहेगा, सेंटेंस एफर्मेटिव बना रहेगा। नो सूनर से यदि सेंटेंस की शुरुआत होती है तो नो सूनर के बाद पहले वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और सेंटेंस एफर्मेटिव बना रहेगा। इसका सेंटेंस अभी मैं आपको नोट कराता हूं, इसको नोट कर लीजिए।
हो गया। अब देखिए बेटा, जैसे देखिए एक सेंटेंस है, नो सूनर आई डिड लीव द रूम देन इट बिगेन टू रेन। नो सूनर आई डिड लीव द रूम देन इट बिगेन टू रेन। अब देखिए बेटा इस सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है? वेरी गुड, किस पार्ट में एरर है बेटा? ए वाले पार्ट में एरर है। सेंटेंस की शुरुआत किससे हो गई है? नो सूनर से। और अभी हमने क्या पढ़ा है कि नो सूनर से शुरू होने वाले सेंटेंस में इन्वर्जन ऑफ वर्ब का यूज किया जाता है। सेंटेंस की शुरुआत हो रही है बेटा नो सूनर से। अब इन्वर्जन ऑफ वर्ब का यूज होगा तो वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में। यहां पर डिड आपको दिया है सब्जेक्ट के बाद, आना क्या चाहिए था? डिड सब्जेक्ट से पहले। तो इस किस पार्ट में आएगा बेटा? ए वाले पार्ट में। तो सेंटेंस क्या होगा? नो सूनर डिड आई लीव द रूम देन इट बिगेन टू रेन। ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजीएल में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, लेकिन आजकल हर एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं। क्योंकि जब हम कंजंक्शन पढ़ते हैं तब तो हम जानते हैं कि नो सूनर के साथ देन का यूज होता है, आप सब जानते हैं। नो सूनर के साथ देन का यूज होता है, ये तो सभी जानते हैं। अब इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया है कि नो सूनर के साथ यहाँ पे बच्चों को दिखाई दे जाता है देन तो दिया है कि गुरुजी फिर इसमें किस पार्ट में आएगा है बेटा? यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ वर्ब का उन्होंने क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है। ये बेटा बहुत पूछा जा रहा है आजकल, क्योंकि नो सूनर के साथ देन का यूज होता है, ये तो पूछा ही जाता है, लेकिन इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी सी कम होती जा रही है और इस वाले पार्ट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती जा रही है। जैसे एक सेंटेंस और देखो, नो सूनर आई हैड रीच्ड द स्टेशन then the train departed. No sooner I had reached the station than the train departed. बताइए बेटा किस पार्ट में आएगा? वेरी गुड, किस पार्ट में आएगा बेटा? ए वाले पार्ट में आएगा। एरर क्या है कि यहां पर हैड आई से पहले आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि नो सूनर से शुरू होने वाले सेंटेंस में इन्वर्जन ऑफ वर्ब का यूज होता है, और जहां इन्वर्जन ऑफ वर्ब का यूज होता है वहां पर वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है, ना कि सब्जेक्ट के बाद। एक सेंटेंस और देखो, नो सूनर had I reached the school when the bell rang. No sooner had I reached the school when the bell rang. बताइए बेटा किस पार्ट में आएगा? किसमें? अब बहुत से बच्चे कह गए हैं सर ये तो ठीक है, जरा ध्यान से देखो किस पार्ट में आएगा? वेरी गुड बेटा, आप किस पार्ट में आएगा? सी वाले पार्ट में आएगा। हम ये भूल थोड़ी ना जाएंगे कि नो सूनर के साथ देन का यूज होता है। यहाँ पे क्या यूज होगा बेटा? व्हेन यूज होगा, और नो सूनर के साथ किसका यूज किया जाता है? देन का यूज किया जाता है। तो जब भी नो सूनर से सेंटेंस शुरू हो आपको दो ही चीजें देखनी है, पहला इन्वर्जन ऑफ वर्ब का यूज हुआ है या नहीं हुआ, दूसरा नो सूनर के साथ व्हेन का यूज हो रहा है या देन का यूज हो रहा है। अगर देन का यूज नहीं होगा तो उस पार्ट में एरर है, और यदि इन्वर्जन ऑफ वर्ब का यूज नहीं होगा तो उस पार्ट में एरर है। तो ये दो बातें बेटा आपको नो सूनर के साथ ध्यान रखनी है। क्लियर हुआ?
इन्वर्जन ऑफ वर्ब सबको समझ में आ गया कि वर्ब सब्जेक्ट से पहले यूज होती है और सेंटेंस एफर्मेटिव बना रहता है, इसे नोट करियो। हो गया? चलो एक पॉइंट और देखो। देखो बेटा, ये दो वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। एक होता है बेटा एनफ और एक होता है वेरी। एनफ का मतलब क्या होता है? एनफ का मतलब होता है बेटा पर्याप्त, और वेरी का मतलब क्या होता है? बहुत। अब देखो बेटा, एक सेंटेंस है, मेरे पास बहुत पर्याप्त पानी है। मेरे पास बहुत पर्याप्त पानी है। क्या यह सेंटेंस ठीक है? सर ठीक कैसे है कि बहुत भी है और पर्याप्त भी है? ये सेंटेंस इस सेंटेंस में बहुत और पर्याप्त दोनों शब्द यूज हो गए हैं, इसलिए ये सेंटेंस ठीक नहीं है। या तो मैं ये बोलूंगा कि मेरे पास पर्याप्त पानी है, या मैं ये बोलूंगा मेरे पास बहुत पानी है। तो ध्यान रखना, जिस सेंटेंस में एनफ का यूज होगा उस सेंटेंस में ना तो वेरी का यूज होगा और ना ही मच का यूज होगा। तो ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो इसको नोट करियो कि एनफ के साथ वेरी या मच का यूज नहीं किया जाता है। एनफ के साथ वेरी या मच का यूज नहीं किया जाता है। जैसे देखो एक सेंटेंस है, ही इज very friendly enough to help me. He is very friendly enough to help me. तो बेटा किस पार्ट में आएगा गए? वेरी गुड। किस पार्ट में आएगा गए? बी वाले पार्ट में आएगा गए। क्या आएगा गए बेटा? एनफ भी आ रहा है और वेरी भी आ रहा है, और नियम क्या है कि जहां पर एनफ आएगा वहां पे ना तो वेरी आएगा और ना ही मच आएगा। तो यहां पर इस वाले पार्ट में वेरी और एनफ दोनों का यूज किया जा रहा है, इसलिए किस पार्ट में आएगा है? बी वाले पार्ट में आएगा है। सबको क्लियर हो गया? एक सेंटेंस और देखो, ही स्पोक very slowly enough he spoke very slowly enough for everyone to understand. He spoke very slowly enough to for everyone to understand. बेटा किस वाले पार्ट में आएगा है? वेरी गुड। किस वाले पार्ट में आएगा है? बी वाले पार्ट में आएगा है। और एगर क्या है बेटा? एनफ और वेरी एक साथ यूज नहीं होते, तो इस वाले पार्ट में एनफ और वेरी एक साथ यूज किए जा रहे हैं, इसलिए किस पार्ट में आएगा हो गई? बी वाले पार्ट में आएगा हो गई। एक सेंटेंस और देखो बेटा, ये सब आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और ये बहुत आसान है, बहुत इजी है ये। जैसे देखो एक सेंटेंस है, शी वॉज नॉट वेरी वेल्दी she was not very wealthy enough she was not very wealthy enough to feed her dog she was not very wealthy enough to feed her dog meat every day.
तो बेटा किस वाले पार्ट में एरर है? अब किस पार्ट में एरर है बेटा? ए वाले पार्ट में एरर है। एरर क्या है? यहाँ पे एनफ भी आ रहा है और वेरी भी आ रहा है और दोनों का यूज एक साथ नहीं होता। बेटा बड़े सेंटेंस को देख के घबराना नहीं है और ना ही बड़े सेंटेंस की परीक्षा में हिंदी बनानी है। आपको ये नियम दिमाग में रखना है कि जहाँ पर एनफ आ गया वहाँ पे वेरी नहीं आएगा। बस ये नियम जैसे ही आप दिमाग में रखेंगे, इस नियम का जैसे ही इस्तेमाल करना सीख जाएंगे, आपका क्वेश्चन 5 सेकंड में हो जाएगा। इस 5 सेकंड में मैंने बेटा गोला भरने का टाइम भी इंक्लूड कर लिया है, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं है, आपको दिखेगा ए वाले पार्ट में आएगा, बात खत्म हो गई। चलिए बेटा, मेरी तरफ से आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।